मेरी कहानी। ये कहानी है विनोद टेलर की, जिन्होंने ये कहानी लिखी थी अपने बारे में, जो आज वर्तमान में आरएस हैं। उससे पहले वे द्वितीय श्रेणी अध्यापक थे, तृतीय श्रेणी अध्यापक थे और व्याख्याता थे। उनके बारे में कहानी है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, और जीवन के अंदर तकलीफें हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर आएगी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ। गांव में अधिकतर लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं होते। उस समय तो स्थिति और भी खराब थी। कक्षा 10 तक की शिक्षा मैंने गांव के ही सरकारी स्कूल में ग्रहण की। बचपन में सभी के अलग अलग सपने या कहें विचित्र से ख्वाब होते हैं। बच्चा बड़ा होकर के कुछ और बनना चाहता है, जबकि वह कुछ और ही बनना चाहता हो। बचपन में मेरा सपना कोई सरकारी नौकरी का नहीं था, बल्कि मैं एक बेहतर चित्रकार बनना चाहता था, और इसलिए मैं पढ़ाई की तुलना में चित्रकारी पर अधिक ध्यान देता था। बुद्धि ठीक ठाक थी तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती थी। स्कूल के बाद घर पर मैं बहुत कम पढ़ता था। चूंकि बनना चित्रकार था, इसलिए गणित विज्ञान जैसे बोरिंग लगने लगे, और 10वीं के बाद कला संकाय लेकर के राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें चित्रकार बनना था। और फिर गणित और विज्ञान जैसे विषय हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगे, तो फिर जब कला संकाय यानी साइंस के अलावा दूसरा आर्ट्स उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया, अगर अंग्रेजी में बोले तो, फिर उन्होंने बहुत खुश हुए वो, क्योंकि जो उन्हें रुचिकर नहीं था उस सब्जेक्ट के अलावा उन्होंने दूसरा ले लिया। ये विनोद टेलर जी ने कहा है। चूंकि बनना चित्रकार था, इसलिए उन्होंने दूसरा सब्जेक्ट लिया। पढ़ाई में अच्छा हो तो साइंस दिला दो। ये एक वर्तमान स्थिति है हमारे राजस्थान की या हिंदुस्तान की। अगर आप पढ़ाई के अंदर अच्छे नंबर ला देते हैं, चाहे वो नंबर कैसे लाए हो या पुस्तकें रटकर लाए हो, आपके पास कैसा ज्ञान है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस अगर अच्छे नंबर लाए हैं तो आपको साइंस दिला ही दी जाएगी। और वहाँ पर क्लास में अक्सर ये पूछा भी जाता, आप क्या बनोगे, तो हर कोई ये कहता है डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर या पायलट। ये बड़े पद गिनवा दिए जाते हैं। अब बच्चे की योग्यता क्या है क्या नहीं है ये हमें पता नहीं है, और हर किसी का मूल्यांकन सिर्फ नंबरों से किया जाता है। तो इसके बारे में विनोद जी टेलर कहते हैं कि अब उनका थोड़े बहुत नंबर लिए, इसलिए उन्हें आर्ट्स दिला दी गई थी। और अगर साइंस दिला दो, कोटा भेज दो, IIT नीट की तैयारी करा दो, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। कक्षा 11 से बाहरी की पढ़ाई इसी तरह गांव में 8 किलोमीटर दूर सरकारी विद्यालय में हुई। गांव से बाहर पढ़ने का मौका मिला। इन 2 सालों में भी मेरा ध्यान चित्रकला विषय पर ज्यादा था, चित्रकला विषय पर, और स्कूल में अधिकांश पोस्टें खाली थी, अतः अन्य विषय भी रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहे थे। आर्ट्स लेने के बाद भी ज्यादातर सरकारी विद्यालयों के अंदर अध्यापक की कमी है, और कमी होने के कारण उन्होंने जो आर्ट्स विषय लिया वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान चित्रकला पे दिया। स्वयं की कहानी इस पुस्तक में शामिल करने का विचार नहीं था। वो कहते हैं कि मैंने अपनी स्वयं की कहानी चित्रकला के अंदर मतलब इस पुस्तक के अंदर डालने का कोई विचार नहीं था, परंतु इसलिए किया कि बहुत से विद्यार्थी मुझसे इस बारे में लगातार कहते हैं कि इन सब से आपको ये सीखने को मिल सकता है, कि उनकी कहानी से दूसरे विद्यार्थी को सीखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, यानी परिस्थितियां जब आपके पक्ष में नहीं हो। अगर परिस्थिति पक्ष में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बताई कि हवाई तो क्या जाए, हवाएं आपके विपरीत चलने लगे, कहीं सारी घटनाएं प्रतिकूल हो तो कैसे स्वभाव हो, धैर्यवान कैसे बने। अगर परिस्थिति आपके पक्ष में है तो फिर धैर्यवान कैसे बना रहे, अगर परिस्थिति आपके विपरीत है तो फिर धैर्यवान कैसे बन रहे। ये दोनों ही परिस्थितियां डिफिकल्ट होती है। अगर आपके पास सारी परिस्थिति आपके पक्ष में है तो भी आप सामान्य और शांत कैसे बने रहे, और सारी परिस्थितियां अगर आपसे विपरीत है तो भी सामान्य और शांत कैसे बने रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में उन्होंने कहा कैसे स्वयं का विकास किया जा सके, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकला जा सके, और कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। क्योंकि पुस्तक में जो मार्गदर्शन बताया गया है वे मेरे निजी अनुभव पर आधारित हैं, जो मैंने इस यात्रा के दौरान अनुभव किए। संघर्ष अधिकांश लोग करते ही हैं, यानी संघर्ष एक कोई नई घटना नहीं है कि इस धरती पर सिर्फ आप ही कर रहे हैं, सारा देश कर रहा है। और जंगल के अंदर आप चले भी जाओगे, अगर हिरण कितना ही तेज भागता है और तेज भागनी कितनी सुंदर उसकी गति है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं भय रहता है कि शेर मुझे कभी भी पकड़ सकता है, चीता मुझे कभी भी पकड़ सकता, फिर भी उन्हें उसी गति से भागना पड़ता है। और शेर को भी ये भय रहता है कि मैं तेज नहीं भागूंगा
तो मेरा जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब तकलीफें हर जगह हैं। आप चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे कुछ भी हो, ये कैसे हो, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। इस संक्षिप्त कहानी आपको पुस्तक में आगे की बातों को जोड़ने में उपयोगी होगी। इन 2 सालों में 3-4 मित्र बन गए। उन्होंने कहा इन 2 सालों में मेरे 3-4 मित्र बन गए जिनके साथ अच्छा वक्त बीता। पढ़ाई आनंद के साथ हुई। आर्ट्स के विद्यार्थी होने और पीरियड खाली होने के कारण कई बार क्लास में बंक मार लेते थे। अगला कदम सिनेमा हॉल की तरफ होता था। उस समय टीवी तथा छोटे सिनेमा में मूवी देख पाना मनोरंजन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कोई मोबाइल नहीं थे। इस तरह से सामान्य रूप से 2 साल यहां भी निकल गए। यानी अगर कोई मनोरंजन करना है तो टीवी देखना या फिर कोई सिनेमा हॉल के जाकर के आप पिक्चर देख सकते थे। ये मनोरंजन करना भी एक जीवन का अंग है और इसके अलावा उनके सामने ऐसे कोई विकल्प थे नहीं कि जिनके द्वारा वो कुछ कर सके। किसी चीज की कोशिश करते रहो और फिर वो आगे बताते हैं कि जीवन के अंदर आखिर क्या कर सकते हैं कि किसी चीज की कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश अक्सर सफल हो जाती है और वादे अक्सर टूट जाते हैं। और इग्नोर करना, कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। थोड़े दिनों में वह स्वयं पराजित महसूस करेगा और आलोचना बंद कर देगा। छोटी छोटी परेशान या करने वाली बातों को इग्नोर करना सीख लेना चाहिए। वार्षिक परीक्षा देने जाते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम 3 विद्यार्थी थे। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। बाकी दोनों के ज्यादा लगने के कारण उनको अस्पताल ले जाया गया। मैं जैसे तैसे परीक्षा दी। उसके बाद उपचार हुआ। 2 परीक्षाएं अभी भी शेष थी और अब दर्द के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। खैर जैसे तैसे आगे की परीक्षाएं दी और ज्यादा कुछ तो नहीं पर तीनों शंकाओं में मैंने स्कूल टॉप किया। ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए आपको विचलित नहीं होना चाहिए। बस स्वयं के श्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए। खैर जब जीवन के असली पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और कला के क्षेत्र में आगे अध्ययन करना था, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जो सोचा था वो पूरा नहीं हो सका। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और जो उन्होंने सोचा, शंका का मतलब होता है आर्ट्स के अंदर, वो सही नहीं हो सका। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो पूरा नहीं हो सका। उस समय एजुकेशन लोन जैसी सुविधाएं नहीं थी, अतः इधर उधर की कोशिशें भी व्यर्थ थी। जैसे ना जाने कितने विद्यार्थियों के सपने टूट जाते हैं जो वो सोचते हैं और वो बन नहीं पाते हैं। शायद इसी वजह से हम काम को पूर्ण मन से नहीं कर पाते, क्योंकि वह हमारी रुचि का नहीं होता। खैर मेरी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी और मैं घर से छोटा था, इसलिए दुनियादारी की समझ नहीं थी। बहरहाल जो बनना चाहता था उसका अध्याय बंद हो चुका था। अब मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना 2-3 साल कोई जॉब करके पैसे जोड़ करके ये कोर्स कर लिया जाए, क्योंकि फिल्मों में, किताबों में अक्सर ऐसी कहानियां हम पढ़ सकते हैं कि क्या पता कब किस्मत मेहरबान हो जाए। ये सोचकर मैंने 2-3 माह तक जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर उम्र कम होने के कारण जॉब नहीं मिली। आप जो पढ़ाई का करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसका मौका आपको मिल रहा है। आपके पास धन का अभाव नहीं है। आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, कोई तैयारी करवा रहे हैं। हो सकता है उनके लिए कोई त्याग करने पड़ते होंगे, अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं जाता होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में तब आपकी पढ़ाई का और कैरियर का महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप ईश्वर पर शुक्रिया अदा करें कि आपको ये मौका मिला जो सबको नहीं मिलता है। पर जब आपको इसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, पढ़ाई के प्रति समर्पण रखना है। कई विद्यार्थी ये चिंता रखते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वाला क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे। अगर आपने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। घर वाले को सब मालूम होता है कि आपने कितनी मेहनत कर रहे हो। आपके घर वाले आपके साथ ही खड़े होंगे। रिजल्ट भले ही कैसा भी हो, सफलता आवश्यक नहीं। तो वो कहते हैं कि सफलता आवश्यक नहीं कि पहले ही प्रयास में निकाल दीजिए, और असफल होना सफल होने से पूर्व की तैयारी है। और जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला या आर्थिक तंगी है, वे सोच लेते हैं कि ईश्वरीय निर्दय है, मेरा क्या गुनाह है। वो भगवान सवाल करते हैं मेरा क्या गुनाह है, ईश्वर निर्दय है, उन्होंने मेरे को वो सारी सुविधाएं क्यों नहीं दी जो दूसरे दुनिया को दी हैं। और मैंने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किए, मैंने किसका बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा अनुभव यही कहता है कि एक
असफल होने से खेल खत्म नहीं हो जाता। एक दो मैच हारने से आप पराजित नहीं हो जाते। इससे आपकी मेहनत, क्षमता और धैर्य खत्म नहीं हो जाता। आपके आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते। एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता खुलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए, हो सकता है आपको दूसरे के अंधेरे के दीपक जलने का मौका मिले। जिन्होंने भी कोई असाधारण काम किया है, वे संघर्ष, त्याग व निरंतर मेहनत का ही परिणाम था। इससे आप परिपक्व होते हैं, सहनशील व संघर्षशील बनते हैं। जब जरूरी है धैर्य, खुद पर भरोसा, ईश्वर पर विश्वास, यही समय का इंतजार, सही समय का इंतजार। इस दौरान कॉलेज के फॉर्म भरे जा चुके थे, फीस भरने की डेट आ चुकी थी। मैं रेगुलर ग्रेजुएशन करने से भी वंचित हो चुका था। अब जॉब में आगे क्या करना है, ये 16-17 साल का बच्चा ज्यादा नहीं समझ सकता था। कई प्रश्न थे मन में और उलझने भी थी। विनोद जी टेलर कहते हैं कि कहीं सारे प्रश्न थे और मन में बहुत सारी ऐसी उलझने भी थी, और इन उलझनों के साथ अब क्या किया जाए ये पता नहीं था। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 4-5 माह यूं ही गुजर गए। इस तरह ग्रेजुएशन शुरू हो चुकी थी। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के तौर पर मैंने भी अपना अध्ययन शुरू किया। स्वयं पाठी का मतलब वो कहना चाहते हैं प्राइवेट, जो वर्तमान कहते हैं प्राइवेट फॉर्म भरे, वो प्राइवेट, रेगुलर नहीं जाके उन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरे। अब ये बात समझ आ गई थी कि जो स्थिति है वो सामने है, और अब इस जिंदगी में जो करना है वो स्वयं को करना होगा। उस समय कोई विशेष मदद की उम्मीद अब किसी से नहीं थी। कई विचार चल रहे थे मस्तिष्क में। कंप्यूटर सेंटर का ब्रोशर पढ़कर मैंने बेसिक कोर्स शुरू कर दिया, पर बीच में वह भी बंद करना पड़ गया। चूंकि उम्र कम थी इसलिए बाहर जाना नहीं हो पाया। पास के कस्बे में ही टीचर की जॉब ढूंढने गया तो तनख्वाह इतनी कम बताई कि ट्रांसपोर्टर के बाद शायद ही कुछ बचे। मैंने फिर गांव में ही कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और ट्यूशन सेंटर शुरू कर दिया। तब मेरी उम्र 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। इस तरह मैं 800-900 रुपये मासिक कमा लेता था, जिससे मेरी पढ़ाई जारी रह सके। समस्याएं सबके सामने आएगी, ये हम पर निर्भर है कि हम इसका समाधान करें या हिम्मत हार जाएं। तो उन्होंने कहा कि समस्या जीवन में हर आदमी के सामने आती है, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन समस्याओं का सामना करें या हिम्मत हार दें। तो अगर आप प्रयास करोगे तो जीवन में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ग्रेजुएशन चल रहा था। इस दौरान प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते समय मैंने आईएएस टॉपर के इंटरव्यू पढ़े। कुछ माह बाद सिविल सर्विस की तरह मन होने लगा, पर फिर वही ख्याल था कि इसके लिए दिल्ली जाना, कोचिंग, खर्च, ये सब कैसे होगा। यानी पिताजी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। दिल्ली जाना, कोचिंग संस्थाएं लेना और आरएस, आईएएस, ये सारा होना बहुत मुश्किल है बिना पैसों के। कैसे होगा, ये वो सोचने लगे। और आईएएस की कोचिंग और आगे अध्ययन के लिए पैसे नहीं थे। ग्रेजुएशन के बाद मैं जयपुर जा चुका था और आगे क्या होना है इसका कुछ अंदाजा नहीं था। वो अपने गांव छोड़ के जयपुर जा चुके थे, आगे क्या होना उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था। इसका कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं थी, कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी कि जिससे उन्हें जाते ही डिग्री के तौर पे जॉब दे दी जाए, अनुभव के तौर पे ना देके ऐसी कोई, क्योंकि आर्ट्स के लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया के अंदर। आप जहां भी हाथ रखोगे 9 में से 12 आर्ट्स वाला निकलने की संभावना है, क्योंकि 9 तो कर चुके हैं और 12 उस दौड़ के अंदर कल्पनाएं लेके बैठे हैं कि हम जरूर करेंगे। तो ये बड़ी विडंबना है इसके अंदर। इसका अंदाजा नहीं था, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी कि अच्छी जॉब मिले सकती है, या कुछ ज्यादा विकल्प मुझे नहीं दिख रहे थे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ करना अच्छा है अगर जीवन में कुछ नहीं करने से अच्छा। उन्होंने कहा कि समथिंग इज बेटर नथिंग देन नथिंग। यह सोचकर प्राइवेट स्कूल में अध्ययन कार्य शुरू कर दिया। तब मुझे बीएड के बारे में जानकारी नहीं थी और 11 वर्ष यूं ही निकल गए। एक वर्ष यूं ही निकल गया। अगले वर्ष अध्यापन के दौरान साथी अध्यापकों ने बीएड के बारे में बताया। तब मैंने बीएड करने का सोचा। अब तक अंग्रेजी विषय पर ठीक ठाक पकड़ हो चुकी थी और अध्यापन से ग्रामर भी ठीक होती जा रही थी। सामान्य ज्ञान मेरा ज्यादा अच्छा नहीं था। तब मैंने बीएड प्री टेस्ट देने का सोचा। कभी कभी आप जीवन में नया सोचते हैं और नई शुरुआत करते हैं तो उसमें कोई अड़चन आ ही जाती है और आप फिर से समय ठीक होने पर नया
स्टेप लेते हैं और फिर से कोई समस्या आ जाए तो आपको लगेगा कि आपके सितारे गर्दिश में हैं। और इस दौरान पिताजी बीमार रहने लगे। टेस्ट कराने का मालूम चला कि पिताजी को कैंसर हो चुका था। जॉब करने के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी आ गई थी। अब हॉस्टल और घर के चक्कर में ज्यादा होने लगे। आप कैंसर जैसी बीमारियों के बाद जीवन के हालातों की कल्पना कर सकते हैं कि यह बहुत पीड़ादायक फेज होता है। बीएड प्री टेस्ट का एग्जाम था। उसी दिन पिताजी एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती करवाए गए। तैयारी भी अच्छी नहीं थी। पहला अनुभव था एग्जाम का। साक्षात्कार परिणाम की ज्यादा उम्मीद थी नहीं। लगभग 5-6 मार्क्स कम रहे। खैर, इसका मुझे अधिक दिन तक दुख नहीं था। अब प्राइवेट जॉब पर और हॉस्पिटल, ये तीन ही मेरी जिंदगी का भाग थे। अगले प्री बीएड के भी फॉर्म आ गए थे। इस दौरान पिताजी का ऑपरेशन हो चुका था, पर डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया ज्यादा कुछ संभावना नहीं है, यानी जिंदा रहने की ज्यादा संभावना नहीं है, या फिर इस बीमारी को रिकवरी करने की ज्यादा संभावना नहीं है। इन शब्दों से हम दोनों भी टॉपिक, या तो बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, या ज्यादा रिकवरी नहीं कर सकते, या ज्यादा साल वो जी नहीं सकते। इन किसी भी टॉपिक के बारे में आप देख सकते हैं, ये एक फैक्ट है। अब प्राइवेट, खैर, बीएड प्री टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद जयपुर में ही बीएड शुरू हो गया, जहां मेरा कॉलेज टाइम दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक था। बाहर की दुनिया में क्या घट रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं थी। मेरी दिनचर्या थी सुबह 7:15 से 11 बजे तक टीचिंग जॉब, 6 बजे से शाम तक कॉलेज, फिर रूम। बस इतनी सी जिंदगी। और पर बीएड के दौरान कहीं अच्छे साथी मिले, जो एक अलग अनुभव था। कई चीजें सीखने को मिली। इस दौरान पुस्तक लेखन का भी काम मुझे मिला। टीचिंग जॉब के साथ एक्स्ट्रा काम मिल गया। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु अभी मेरा पास समय नहीं था। बीएड, कॉलेज, जॉब, लेखन और घर और अस्पताल में ही समय निकल जाता था। ना मेरे पास विशेष पुस्तकें थी उस समय, ना कोई नोट्स। हाँ, कोई फॉर्म निकलता, चाहे एसएससी का हो, बैंक, रेलवे या अन्य कोई भी, उसको मैं भरता भी और बिना पढ़े एग्जाम भी देता था। इसे मूर्खता भी कह सकते हैं। वो कहते हैं अगर फॉर्म भरा और डायरेक्ट जाके आपने एग्जाम दिया और उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की, तो ये मूर्खता से भरा हो सकता, ये उन्होंने कहा है। परंतु पेपर देने की प्रैक्टिस इससे अच्छी हो गई, और कहीं पेपर देने से रिस्क कैलकुलेशन आ गया। परीक्षा का डर खत्म हो गया। वर्ष 2009 की शुरुआत में पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और अगले 5 महीने में मैंने गांव में बिताए। 5 महीने मैंने सेवा की, और 29 मई 2009 को पिताजी का देहांत हो गया। मेरी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। तब तक बीएड पूर्ण हो चुकी थी। जब माह के अंत में पुणे जयपुर आना हुआ, तब जुलाई माह में संस्कृत शिक्षा विभाग में लगभग 1500 पोस्ट 33 श्रेणी अध्यापक का एग्जाम हुआ। बीएड के बाद ये मेरा पहला एग्जाम था। पढ़ने को 20 से 25 दिन मिले। पिताजी की डेथ होने के बाद 20 से 25 दिन उन्हें पढ़ने को मिले। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी पास होने की, क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं थी। चूंकि अब बीएड हो चुकी थी, तो टीचिंग लाइन बेहतर विकल्प था। अगला मेरा टारगेट द्वितीय श्रेणी शिक्षा परीक्षा का था। अब मैं एक कंपनी में जॉब करने लगा, और जितना समय मिलता पढ़ाई करता। परीक्षा के 2 माह पहले काम कम कर दिया, और अंत में 1 माह जॉब से ब्रेक ले लिया। टीचिंग से विषय पर पकड़ का फायदा मिला। कोचिंग मैंने नहीं ली थी, हालांकि जरूरत महसूस हुई थी। टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस तब ना के बराबर थी। खैर, ईश्वर की कृपा से मेरा पेपर अच्छा हुआ और सिलेक्शन भी हुआ। आरएस में चयन से उतनी खुशी नहीं थी। वो कह रहे हैं कि मेरा आरएस में चयन होने के बाद उतनी खुशी नहीं थी जितनी तृतीय श्रेणी अध्यापक में सिलेक्शन होने के बाद मेरी उतनी खुशी थी, कि पहली जॉब हुई थी और इस संघर्ष और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिला। संघर्ष और मेहनत